नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। ये वक्त है आपकी फिक्र करने का, क्योंकि दिन भर की खबरों में अगर कुछ रह जाता है तो वह है आपकी फिक्र, और वो करना हमारी जिम्मेदारी। इसीलिए हम अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मरकज और जमात से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन लेकर आए हैं हम, जिसे देखने के बाद दिल्ली की पुलिस और सरकार के पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। दिल्ली जिस खतरे का शिकार हो चुकी है वो आपके बीच ही मौजूद है। बस 2 मिनट बाद वो सारे चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। अंडरग्राउंड ऑपरेशन कोरोना बम। मरकज कांड के बाद से देश के हालात बदल गए हैं। जहां लग रहा था कि कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, हिंदुस्तान की एंटी कोरोना तपस्या सफल हो जाएगी, वहां बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। आपने देखा कि दिल्ली के मरकज को किस तरह से कोरोना की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया, और हमारा स्टिंग ऑपरेशन इसी की परतें खोलता है। स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाएं उससे पहले जान लीजिए आपके लिए ऑपरेशन अंडरग्राउंड कोरोना बम देखना क्यों जरूरी है। तबलीगी जमात के ट्रेस किए गए 9000 लोग क्वारंटाइन किए जा चुके हैं। क्या और भी लोग बाकी हैं? जमात के 1306 सदस्य विदेशी नागरिक हैं। क्या सब पकड़ में आ गए हैं या कुछ अभी भी फरार हैं? तबलीगी जमात में शामिल होने वाले सदस्य 22 राज्यों में फैल चुके हैं। क्या दिल्ली में भी जमात के कुछ सदस्य छिपे हुए हैं? तबलीगी जमात के तकरीबन 2000 सदस्य इस वक्त दिल्ली में हैं, लेकिन क्या हर किसी की जानकारी दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है? दिल्ली में इस वक्त 1804 सदस्य क्वारंटीन किए गए हैं, लेकिन क्या यह काफी हैं या फिर कुछ लोग अभी भी छिपे हुए हैं? देश भर में तबलीगी जमात के करीब 400 सदस्य कोरोना संक्रमित हैं। क्या यह संख्या और ज्यादा है? जमात के लोगों की वजह से पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 328 बढ़ गई है। क्या यह आंकड़ा यहीं रुक जाएगा या फिर कुछ और संक्रमित अभी भी क्वारंटीन नहीं किए गए हैं? जिन सवालों का जवाब आपको नहीं मिला है वो अब मिलने वाला है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन अंडरग्राउंड कोरोना बम में बड़े खुलासे होने वाले। ये स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली की 6 मस्जिदों में हुआ जो जामिया नगर इलाके की हैं। यहां अभी भी मरकज से जुड़े लोग छिपे हैं। इनमें से कईयों की जानकारी पुलिस के पास है नहीं। सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। देश की राजधानी के बीचों बीच कोरोना बम का अंडरग्राउंड सीक्रेट तहखाना आज आप देखेंगे। यकीन मानिए, निजामुद्दीन की मरकज से निकली कोरोना चेन के ऐसे सनसनीखेज राज हमारे कैमरे में कैद हुए हैं जो आपको झकझोर देंगे। वर्ष के कैमरे पर दिल्ली के मौलाना आज अपने मुंह से कोरोना वायरस की डेडली चेन पर ऐसे ऐसे भयानक खुलासे करेंगे कि हड़कंप मच जाएगा। ऐसा खुलासा होने वाला है आज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हिंदुस्तान में कोरोना से भी बड़ा खतरा कौन बन चुका है। वो कौन है जो महामारी के वायरस को बूस्टर डोज दे रहे हैं? कितने लोग हो गए हजरत? 17 आदमी। कहाँ के हैं ये लोग? इंडोनेशिया। कौन है वो जो कोरोना कुरियर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, उन्हें देश भर में फैलाने का काम कर रहे हैं?
आज पता चल जाएगा कि कौन है वो विदेशी जो कोरोना बम से हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहते हैं। जो है मलेशिया के जितने लोग हैं सब एक जगह जमा कर रहे हैं। महामारी के आतंक के बीच सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स खुफिया कैमरे के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकले ताकि देश को महफूज रखने की जिम्मेदारी में हम भी अपना किरदार निभा सकें। क्या आप यकीन करेंगे, जिन देशों में कोरोना काल बनकर टूटा वहां के लोग हमारी गलियों में बेफिक्र घूम रहे हैं। हिंदुस्तान को कोरोना वायरस के और करीब धकेल रहे हैं और फिक्र इस बात की है कि इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं हमारे ही देश के कई मौलाना। लेकिन उन सब के चेहरों से आज नकाब उतरेगा, सारे अड्डे एक्सपोज होंगे बारी बारी। अबू बकर मस्जिद जामिया नगर, तबलीगी जमात की मरकज में शामिल 9 मलेशियाई छिपे हैं। 9 लोग हैं भाई यहाँ। जो मरकज है यहाँ पर। हाँ हाँ। तो कहाँ के हैं? अभी यार ये लिस्ट आ रही है उनके नामों की। कहाँ के? जहाँ तक लगता है हमको या तो इंडोनेशिया या मलेशिया था। जामा मस्जिद जाकिर नगर, तबलीगी जमात की मरकज में शामिल 56 से ज्यादा लोग छिपे हैं। तो 70 में 60 ऐसे ही बता रहे हैं। नूर जहां मस्जिद बाटला हाउस मरकज में शामिल 17 विदेशी छिपे हैं। हाँ 17। और ये लोग कब आए? मरकज से यहाँ कब? निजामुद्दीन मरकज से आए ना? जी जी जी। इलाहा मस्जिद बाटला हाउस मरकज में शामिल लोग छिपे हैं। बिस्मिल्लाह मस्जिद जामिया नगर मरकज में शामिल 20 विदेशी मुसलमान छिपे हैं। जानना चाह रहे थे कि आपकी मस्जिद में जो जमात है वो अभी कितने लोग हैं? 15 जिसमें एक केरला के तो हम लोग मलेशिया के। मोहम्मदी मस्जिद जामिया नगर मरकज में शामिल 14 विदेशी मुसलमान छिपे बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से लड़ने का नहीं बल्कि कोरोना को फैलाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान को कोरोना का सबसे बड़ा मरीज बनाने की साजिश रची जा रही है और इस काम में विदेशी मुसलमान मदद कर रहे हैं। दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों से आज बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। ये खुलासे भारतवर्ष के हर नागरिक को परेशान और सावधान करने वाले हैं। तो देखते रहिए ऑपरेशन अंडरग्राउंड कोरोना बम। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली की मस्जिदों की चार दीवारी में छिपे कई ऐसे चौंकाने वाले सीक्रेट से पर्दा उठाया जिसे देखना पूरे भारतवर्ष के लिए जरूरी है। जिस कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, उसी कोरोना वायरस के जिंदा कोरियर्स को छिपाने में कुछ मौलाना रात दिन जुटे हैं। आज इन मौलानाओं के एक नहीं 6, ठीक सुना आपने, 6 सीक्रेट अड्डों का पर्दाफाश होगा। और यह सिंग ऑपरेशन इसलिए किया गया क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। सबसे पहले शुरुआत दिल्ली के जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद से करते हैं। अब जो आप देखने वाले हैं वो पूरे देश को हैरान कर देगा।
कि नहीं यहाँ? जो मरकज है यहाँ पर। हाँ हाँ, तो कहाँ के हैं? अभी यार ये लिस्ट आ रही है उनके नामों की। बात है जहाँ तक लगता है हमको या तो इंडोनेशिया या मलेशिया था। बुला रहे वो सब एड्रेस वगैरह सब। कौन लेकर के आया? हम तो हमको नहीं मालूम इस बारे में कि कौन लाया था। नहीं मालूम। आपने कभी इन्फॉर्म किया था पुलिस को? अगले दिन ही हो गया था। सुना आपने, मस्जिद के इंचार्ज किस बेफिक्री के साथ अपनी लापरवाही को बयां कर रहे हैं। बजाय इन 11 लोगों की जानकारी प्रशासन को देने के, ये लोग इनकी हिफाजत कर रहे हैं, जमाने से छुपाकर इनकी खिदमत कर रहे हैं, वो भी उस मलेशिया के लोगों की जहां तबलीगी जमात पहले ही एशिया की सबसे बड़ी कोरोना चेन फैला चुकी है। क्या साबिर मालिक को यह नहीं पता कि उनकी एक गलती जामिया नगर को कोरोना वायरस का निवाला बना सकती है? यहाँ 22 तारीख को आया, फिर 3 दिन नमाज चली आती, 3 दिन नमाज चली, लोग इन्फेक्शन हुआ कि आपने इन्फेक्टेड है इसमें कोई नहीं। नमाज कहाँ चली है? कौन बता रहा? नहीं, नमाज तो कब बंद हुई है? काफी दिनों की नमाज को बंद हुई। 22 की रात को आ गए थे यहाँ पर। पहली बात तो जो आए थे किसको था वो, किस आदमी को था? देखा क्या मालूम तो मेरा कुछ भी हो सकता है। ये फ्री को सुनिए तो बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं सर, है ना कि ब्लड टेस्ट जरूरी है ना। वो आए थे ना, एसडीएम वगैरह आया तो था बात आए थे, भर्ती पहन के आए हुए थे। नहीं, उस दिन के बाद में फिर नमाज नहीं, जब यहाँ नहीं नमाज नहीं हुई। नमाज तो हर जगह बंद है। नहीं, अब तो बंद है, मतलब 23-24 में नमाज हुई, उसके बाद नमाज बंद की है। ये बोल रहा हूँ, कॉलोनी वाले खाना भी तो पहुंचाने जा रहे हैं उन्हें, क्या बातचीत नहीं हो रही है, मिल नहीं रहे, सब कुछ हो रहा। भूखे थोड़ी मर रहे हैं। नहीं, बात तो सही है, आप वो नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो लोग वहाँ से मरकज से आए हैं, मरकज वालों में 91 का पॉजिटिव आ गया। ये मरकज वाले ही तो हैं। हाँ, तो 91 वहाँ पॉजिटिव आ गया, तो क्या पता ये भी इन्फेक्टेड हो कोई इनमें से एक सिम्टम तो कोई दिन वाला है। ये किसका काम है चेक करने का? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। क्या क्या काम है? पुलिस को इतला करना। बात खत्म वो कर दिया। एसडीएम वगैरह सब लोग आए, वो कह गए कि इन 9 आदमियों को जो है इन्हें ही रखना है 14 दिन तक। जिस वक्त हम जामिया नगर के अबू बकर मस्जिद के इंचार्ज से अंडरग्राउंड कोरोना बम का स्याह सच सुन रहे थे, वहां दिल्ली पुलिस के एसआई भी मौजूद थे। वो मस्जिद के अंदर छिपे विदेशी मुसलमानों का मरकज कनेक्शन की जांच करने आए थे। पुलिस को जानकारी देने के नाम पर इस मस्जिद में अजान देने वाला एक शख्स अपने हाथ में एक पर्चा लेकर बाहर आया। ये मैटर जो है यहाँ तक लेवल का सीमित नहीं रहा है। ये एसडीएम, डीएम, एसीपी, डीसीपी सबकी नोटिस में है। इनका सबका ये वहाँ पता है, ऊपर तक लेवल है, एम्बेसी तक सब कुछ पता है सबको कहाँ है। सबको मालूम है 9 आदमी रुके हुए हैं। तो निकाल क्यों रहे? ये भैया ये यहीं के लिए नहीं रुके, ये पूरे नहीं अलग से क्वारंटाइन जैसे वहाँ से निकाले, मरकज से निकाले इसने, तो यहाँ से तो मरकज से निकालने के बाद कुछ जगह तो बनाई गई है ना कि जहाँ क्वारंटाइन किया गया है, क्वारंटाइन में तो यही है। नाम है इनके नाम का नाम है, उम्र है, पासपोर्ट नंबर है, आने की तारीख है, यानी कि कितने तारीख को इंडिया में आ चुके हैं। इंडिया में तो आ चुके हैं, लेकिन मरकज में कब आए थे? अभी एक आदमी को बुला रहे हैं नीचे, नहीं आ रहे। इसमें ये सुनो, इनमें ये लिखवा है मरकज में कब आए थे और यहाँ किस डेट को आए हैं? क्या कह रहे हैं? तो 23 तारीख को आए हैं। 23 को 22 को 22 को यहाँ तो 22 को आए हैं सभी। 22 ये वहाँ पूछो मरकज में कब, अपने मस्जिद में कब आए? सारे कहाँ के? पूरा देश कोरोना के साए में सहमा हुआ है। इस मस्जिद में उन लोगों की खातिरदारी हो रही है जो निजामुद्दीन के मरकज में शामिल थे। राजधानी के बीचों बीच ये 22-23 मार्च से रुके हुए हैं। अप्रैल आ गया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इनके बारे में पुलिस को इत्तला करने की जहमत नहीं उठाई। मलेशियाई मेहमानों की झूठी खातिरदारी के चक्कर में हजारों लाखों हिंदुस्तानियों की जान से ये लोग खेल रहे हैं और अफसोस की एक लकीर माथे पर नहीं है। अभी तो ऑपरेशन अंडरग्राउंड कोरोना बम शुरू हुआ है। अभी तो दिल्ली की 5 मस्जिदों के अंदर से ऐसे ऐसे राज निकलने बाकी हैं जो पूरे भारतवर्ष को हिला देंगे। दिल्ली से फारूक निवाजी, उमेश पाटिल और राम कुमार की रिपोर्ट।
ये तो पहली अबू बकर मस्जिद का हाल था। अब आपको स्टिंग ऑपरेशन का अगला हिस्सा दिखाएंगे। उससे पहले हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन का मकसद ना तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही आपको डराना, बल्कि इसका मकसद आपको यह बताना है कि कैसे हमारे और आपके बीच के ही लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलने का जरिया बन रहे हैं। अब स्टिंग ऑपरेशन में बात अगली मस्जिद की। इसी मस्जिद का नाम नूह मस्जिद है, जो दिल्ली के बाटला हाउस में मौजूद है। इस मस्जिद में कितने कोरोना बम एक्टिव हैं, देखें ये रिपोर्ट। निजामुद्दीन मरकज से निकले विदेशी कोरोना बम दिल्ली में कहां कहां एक्टिव हैं, इसकी पड़ताल करते हुए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम को एक और मस्जिद के बारे में पता चला, जो बाटला हाउस इलाके में है, और उसका नाम है नूह मस्जिद। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो मस्जिद के दरवाजे बंद मिले। ताला देखकर हर किसी को यही लगेगा कि मस्जिद भी बंद है। पहली नजर में हमें भी यही लगा, लेकिन तभी मस्जिद की खिड़की से हमें एक शख्स झांकता दिखा और उसने हमें बताया कि 17 विदेशी मुसलमानों को रखा गया है। कितने लोग हैं इधर? किन्हें बताया हजरत? सबको 5 मरतबा बता दिया। एक बार मुझे भी बता दीजिए। चलिए 17 आदमी। 17 कहाँ के हैं ये लोग? इंडोनेशिया से। सब इंडोनेशिया के। ये लोग कब आए थे यहाँ? उन्हें पता, उन्होंने लिखवाया था। जिम्मेदार का नंबर ले लीजिए, बात बता दीजिए। अच्छा, ये सब रस्मी बताएंगे आपको सारी चीज। नहीं बस कसिया है सर, निजामुद्दीन जी बताइए। आज चलिए, बहुत पहले के आए हैं। इस शख्स ने इससे आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बस मस्जिद कमेटी के एक शख्स का नंबर दिया, हमने वो नंबर मिलाया, लेकिन किसी से बात नहीं हुई। एक बार आप बात करवा देते हजरत। सलाम वालेकुम भाई, घर पर ही हो? ये 2-4 आदमी आए हुए हैं, फिर उसकी तहकीक करने के लिए आए हैं। मेरा देख लियो आगे नीचे, मैं तो ताला लगा रखा है। हाँ देख लो। आ रहे हो? दूसरा आ रहे हैं जिम्मेदार। अब हमें इंतजार था उस शख्स का जो इस मस्जिद में मौजूद विदेशियों के केयरटेकर्स में से एक बताया जा रहा है। थोड़ी देर बाद सफेद कुर्ते पैजामा पहने और मुंह पर मास्क लगाए ये शख्स आता है। इसका नाम मुश्ताक था और नूह मस्जिद कमेटी का मेंबर है। इसने भी यही बात कबूल की कि मस्जिद में 17 विदेशी लोग मौजूद हैं और वो सब उसी मरकज से आए हैं जहां से देश में विषाणु विस्फोट हुआ है। कितने लोग यहाँ आए? यहाँ पर 17 लोग हैं। 17 लोग। कहाँ के हैं ये लोग? 17 के जो है, हाँ 17। और ये लोग कब आए? मरकज से यहाँ कब? निजामुद्दीन मरकज से आए ना? जी जी जी। ऊपर वाली मंजिल में, 2 मंजिल में अपना घर रखा, बहुत खुले खुले आराम से, वहाँ दूरी बनाए हुए हैं। सुना आपने किस तरह निजामुद्दीन मरकज से भागकर आए कोरोना कुरियर्स यानी इंडोनेशिया के मुसलमानों को न सिर्फ इस मस्जिद में रखा गया है, बल्कि उनकी निगहबानी भी की जा रही है। पहले तो इस शख्स ने दावा किया कि सबको मस्जिद की ऊपरी मंजिल में क्वारंटाइन करके रखा गया है, लेकिन बातों बातों में मुंह से वो सच निकल गया जो बताता है कि कोरोना बम कैसे आराम से इन पनाहगाहों में रह रहे हैं और वक्त बेवक्त बाहर भी निकल रहे हैं। वो हमारी नोटिस में है, मेहमान है, थोड़ा सा मतलब इनका ख्याल रखो, थोड़ा सा मतलब सैनिटाइजर ये वगैरह वगैरह इनको मतलब जरूरी भी। हाँ वो सब हमने बता दिया। ये पहले तो क्या हमने जो है 1 मंजिल में ये तो 400-300 गज में होगी, काफी बड़ी है। फिर हमने 2 मंजिल कर दी। मैंने कहा ऊपर रहो। हाँ और मतलब आपको बाहर नहीं जाना। आज बल्कि कोई फल वल लेने बाहर निकले तो सोचिए, जिन कोरोना कुरियर्स को इस वक्त अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में होना चाहिए,
वो इस वक्त दिल्ली में अलग अलग इलाकों में छिपे हैं और मौका पाकर बाहर घूम भी रहे हैं। इसके जिम्मेदार है वो मौलाना जो इनकी मेहमान नवाजी में जुटे रहते हैं और दिल्ली के लोगों को वायरस का निवाला बना रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए फारूक निवाजी, उमेश पाटिल और राम कुमार की रिपोर्ट। स्टिंग ऑपरेशन के पीछे एक मकसद है जागरूकता भी। अगर कोई लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को तो समझें, आपको जागरूक कर रहे हैं हम। ये कितना खतरनाक हो सकता है। नू मस्जिद और अबू बकर मस्जिद का हाल आपने देख लिया है। आप ही सोचिए, जब देश सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तब आंखों पर मजहब की पट्टी बांधकर कोरोना फैलाना गुनाह अजीम नहीं तो क्या है? क्योंकि कोई भी मजहब इंसानों की जान को खतरे में डालना नहीं सिखाता है, लेकिन दिल्ली में यह सब खुलेआम हो रहा है। अभी तो ऑपरेशन अंडरग्राउंड कोरोना बम में बहुत कुछ बाकी है। अब आपको दिल्ली के जामिया नगर की एक जामा और इलाहा मस्जिद का खुफिया अड्डा दिखाते हैं। एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। अब तक हमने आपको जिन 2 मस्जिदों से जुड़ा स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, उनमें कुल 28 ऐसे विदेशी मुसलमान छिपे होने की तस्दीक हुई जिन्हें हिंदुस्तानी मौलानाओं ने पनाह दे रखी है। इस बीच पता चला कि एक मस्जिद ऐसी है जहां इससे 2 गुने कोरोना कुरियर्स यानी 56 विदेशी मुसलमान मौजूद हैं। वो है जामा मस्जिद। लेकिन ये वो जामा मस्जिद नहीं जो दिल्ली की एक पहचान है। ये जामा मस्जिद दिल्ली के जाकिर नगर में है। कई मस्जिद है, हमारे जामा मस्जिद है। हाँ, जामा मस्जिद वाला हमारी जामा मस्जिद है। यहाँ भी जामा मस्जिद है। वहाँ कितने लोग हैं? वहाँ तो होंगे 50-56 हजार। अच्छा, 56। वो बड़ी है, बड़ी मस्जिद है। ये सुनकर जिस तरह इस वक्त आपके होश फाख्ता हो गए होंगे, ठीक उसी तरह हमारी टीम भी चौंक गई थी ये जानकर कि एक मस्जिद में 56 अंडरग्राउंड कोरोना बम मौजूद हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जाकिर नगर की उस जामा मस्जिद के लिए निकली जिसके दरो दीवार के पीछे वो कोरोना कुरियर्स थे जो कोरोना सेंटर यानी निजामुद्दीन मरकज से निकलकर यहां छुपे थे। बाकी मस्जिदों की तरह यहां भी दरवाजे बंद थे, ताला लगा था। हमने मस्जिद से जुड़े लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी हमारी नजर मस्जिद के ठीक सामने फलों की एक दुकान पर पड़ी। हमने दुकान के मालिक से मस्जिद में हो रही गतिविधियों के बारे में पूछा और जो जवाब मिला वो होश फाख्ता करने वाला था। आप रहते हो ना? काफी पता नहीं, कल पुलिस वाले कानून साहब की बात हुई थी तो 70 में 60 ऐसे ही बता रहे थे। तो कल वो भी आई थी गाड़ी में 3 NBC से, मैंने NBC शायद, तो उसमें 2 गाड़ी रहती थी बड़ी बड़ी और एक गाड़ी की हफ्ती की काली रंग की, तो वो था और एक और दोनों लोग अंदर गए। तो कम से कम 1.5 घंटे बाद निकले वो कुछ सब कुछ चेक कर देता थे। सारे विदेशी हैं शायद। सुना आपने, जिस मस्जिद में 56 विदेशी लोगों के होने की बात कही जा रही है वहां 60-70 लोग हो सकते हैं और वो सब के सब कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और हजारों लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और ये सब विदेशी हैं। इसकी भी तस्दीक इस फल बेचने वाले ने की। बताया कि विदेशियों के दूतावास के लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। ये शायद इसका मुझे पक्का पता नहीं क्योंकि मैं भी परसों से आया हूँ तो घर में बैठे थे, बिल्कुल नहीं रहा तो मैं कल करीब 3 बजे आए थे NBC से 3 गाड़ी आए तो वो करीब 1.5 घंटे बाद निकले थे, लेकिन चेक करके कहते थे शायद क्योंकि 3 गाड़ियाँ थी उसमें, 2 CD नंबर था। अब तक ये साफ हो चुका है कि मरकज से शहरों को मरघट बनाने के लिए कोरोना लेकर जो लोग निकले हैं उनमें से कम 56 लोगों ने जाकिर नगर की जामा मस्जिद में पनाह ली है। इस दौरान टीवी 9 भारतवर्ष की टीम को पता चला कि यहां से करीब 900 मीटर दूर एक और मस्जिद है और वहां भी कई विदेशी मुसलमान रुके हुए हैं। इलाहा मस्जिद, बाटला हाउस, दिल्ली।
जिस वक्त हम यहां पहुंचे उस वक्त मस्जिद के आसपास काफी चहल पहल थी। हालांकि मस्जिद का गेट बंद था और एक मौलाना वहीं सीढ़ियों पर बैठे थे। हमने जब मस्जिद के अंदर निजामुद्दीन मरकज से आए लोगों के बारे में पूछा तो उसने न सिर्फ ये कबूल किया कि मस्जिद में विदेशी हैं, बल्कि ये भी बताया कि कुछ की तबीयत खराब है। ये कल लेके तो गए थे, कल लेके गए थे, इसमें से 7-8 लोगों को ले गए। अब है, अब ये तो पता नहीं है। ये कल गाड़ी आई थी, पुलिस वाले फोर्स सब आई थी। क्या तबीयत खराब हो? नहीं, तबीयत खराब नहीं, वो खांसी वासी नजला उनके चेक वेक कराने के लिए इस तरह से रहना नहीं चाहिए, तो वही आए थे। शायद निजामुद्दीन सिंह यहाँ कब आए थे? दोपहर के टाइम आए थे शायद। अब तक आपने दिल्ली में कोरोना बम के 4 ठिकाने देखे, लेकिन अभी 2 और अड्डे बाकी हैं जहां हिंदुस्तान में कोरोना को स्टेज 3 तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे कोरोना बम बैठे हुए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए फारूक नेवाजी, उमेश पाटिल और राम कुमार की रिपोर्ट। ये कुछ नासमझ क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना धर्म देखकर हमला नहीं करेगा? इनका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अब तक आप दिल्ली की 4 मस्जिदों का हाल देख चुके हैं। अब आपको बिस्मिल्लाह और मोहम्मदी मस्जिद के गुप्त ठिकाने पर ले चलते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे विदेशी मुसलमानों को सीक्रेट तरीके से मस्जिद में छिपा कर रखा जा रहा है। ये तो हमारी और आपकी जिंदगी से सबसे बड़ा खिलवाड़ है और यही हमारी फिक्र है। बिस्मिल्लाह मस्जिद, हाजी कॉलोनी, जामिया नगर। दिल्ली के 4 मस्जिदों के मरकज कनेक्शन का डराने वाला सच अपने खुफिया कैमरे में कैद करने के बाद टीवी 9 भारतवर्ष की एसआईटी टीम पहुंची जामिया नगर की हाजी कॉलोनी। तंग और सकरी गलियों से होते हुए हम उस जगह पहुंच गए जहां निजामुद्दीन मरकज में शामिल लोगों के छिपे होने का अंदेशा था। ये जगह थी बिस्मिल्लाह मस्जिद। हमारे खुफिया कैमरे पर अब मस्जिद के इमाम मोहम्मद खुर्शीद आ चुके थे और हमने जब मौलाना खुर्शीद से यह जानना चाहा कि मस्जिद के अंदर क्या वाकई कोई विदेशी मुसलमान या फिर कोई ऐसा शख्स तो नहीं छिपा जो तबलीगी जमात के मरकज से निकल कर आया हो, हमें जो जवाब मिला उसे सुनकर हम चौंक गए। ऊपर ही है, नीचे तो आए नहीं रहे। कितने लोग हैं? यकीन नहीं होगा लेकिन यही सच है। जामिया नगर की हाजी कॉलोनी में इस मस्जिद के अंदर 20 विदेशी मुसलमान रह रहे हैं, वो भी इंडोनेशिया और मलेशिया के। ये दोनों मुल्क एशिया के सबसे बड़े कोरोना कोरियर्स में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद मौलाना मोहम्मद खुर्शीद को ये विदेशी मेहमान इतने प्यारे हैं कि इन्हें दिल्ली की आबादी की कोई फिक्र ही नहीं है। मलेशिया के जितने लोग हैं सब एक जगह जमा कर रहे हैं। वैसे इन लोगों की तबीयत ठीक है सबकी? हाँ, तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो माशाल्लाह सही है। कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन मौलाना के सीक्रेट ठिकाने में तो एक फ्लोर पर ही 20 ऐसे लोगों को रखा गया है जो भारत के सबसे बड़े कोरोना चेन के एजेंट हो सकते हैं। सोचिए जरा, अगर इस मस्जिद में छिपे 20 विदेशी मुसलमानों में से एक भी कोरोना पॉजिटिव निकला तो इस इलाके का क्या हाल होगा। लेकिन मौलाना जी का न तो लॉकडाउन जैसे शब्द से कोई वास्ता है और न ही बाकी हिंदुस्तानियों के जान की कोई फिक्र है। अगर होती तो यहां विदेशी मुसलमानों का सीक्रेट ठिकाना नहीं होता। मोहम्मदी मस्जिद, गफ्फार मंजिल, जामिया नगर। ऑपरेशन अंडरग्राउंड कोरोना बम में अब बारी थी छठी मस्जिद से जुड़े सीक्रेट को सामने लाने की। जामिया नगर के गफ्फार मंजिल इलाके की गली नंबर 13 में बनी इस मस्जिद का सच भी बेहद सनसनीखेज है। इस मस्जिद की 4 दीवारी के भीतर 1, 2, 10 नहीं बल्कि 14 विदेशी मुसलमान हैं और इनके साथ केरल का एक ट्रांसलेटर भी है। यकीन ना आए तो ये सच मस्जिद के इमाम मोहम्मद जमशेद से ही सुन लीजिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इससे ये जानना चाह रहे थे कि आपकी मस्जिद में जो जमात है वो अभी कितने लोग हैं? 15 जिसमें एक केरला के जो हम मलेशिया के सारे मलेशिया के निजामुद्दीन साहब
नहीं निजामुद्दीन कहाँ से? जाकिरनगर से आए थे। नहीं निजामुद्दीन मरकज से आए होंगे ना यहाँ पर? नहीं डायरेक्ट वहाँ से नहीं आए थे। नहीं कहने का मतलब मेरा निजामुद्दीन मरकज से पहले जाकिरनगर। हाँ हाँ पहले जाकिरनगर वहाँ से थी। निजामुद्दीन पहले आते हैं, जी उसके बाद ही वहाँ से तकसीम जी होती जी है। तो यहाँ कितनी तारीख को आए थे बिस्मिल्लाह मस्जिद? जाकिरनगर से आए थे। 21 तारीख। अच्छा 21 तारीख को आए। हैरानी की बात है, तबलीगी जमात के मरकज की वजह से दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये लोग मरकज में शामिल लोगों को शह दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सेहत से सबसे बड़ा मजाक है और ये मौलाना अपनी इस नासमझी को डिफेंस भी कर रहे हैं। जामिया नगर में कुल 41 मस्जिदें और अभी तो हमने आपको सिर्फ 6 मस्जिदों का सच दिखाया है। इन 6 मस्जिदों में कितने कोरोना बम हैं, कितनी कोरोना चेन बनेगी, ये सोचकर ही कलेजा कांप जाता है। लेकिन ये मौलाना मस्जिद को कोरोना का एपिसेंटर बनाने में तुले हैं। यही सबसे बड़े फिक्र की बात है। दिल्ली से फारूक निवाजी, उमेश पाटिल और राम कुमार की रिपोर्ट। किसी की मदद करना गलत नहीं, लेकिन जब मदद गुनाह बन जाए तो फिर क्या कहा जाए। उफ, किसे समझाएं और कितना समझाएं। कोरोना ना हुआ खिलौना हो गया। दुनिया भर के बड़े देश त्राहिमाम कर रहे हैं और यहां महज मुट्ठी भर मौलाना इस खतरे को अपने घर में पना दिए बैठे हैं। दिल्ली की 6 मस्जिदों का हैरान करने वाला सच हमें परेशान कर रहा है। लिहाजा हमने जामिया नगर के थाने के एसएचओ से बात की और उनसे इन तमाम अंडरग्राउंड कोरोना बम के बारे में जानकारी ली और उनसे यह भी जानना चाहा कि दिल्ली पुलिस आखिर क्या कर रही है। पुलिस ने जो बताया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। सवाल उठता है कि मस्जिद के मौलाना अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो पुलिस के सूत्र क्या कर रहे हैं। जहां टीवी 9 भारतवर्ष का कैमरा पहुंच सकता है वहां दिल्ली पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई। आपको इन्फॉर्म नहीं किया ना? हमें तो अपने लेवल से अपने सोर्सेज के थ्रू मालूम पड़ रहा है ना। तो अपने सोर्सेज के थ्रू जो मालूम पड़ रहा है हम आगे गवर्नमेंट को, एसडीएम को, डीएम को सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो वो और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहे हैं जो हमारे लोकल हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने पुलिस को बताया, हम लोगों ने जो है एसडीएम को बताया, लेकिन कोई बकवास कर रहे हैं। किसी ने किसी को नहीं बताया। अब बता रहे हैं 2 दिन से फोन आ रहे हैं मुझे कि जी फलानी मस्जिद में। मैं कहा 23 से सो रहा था अब तक। हमें तो 23 को एसडीएम को बता दिया था कि जी हमारे यहाँ, क्योंकि 22-23 की रात को आए थे, हमें पता चल गया। हमने अपने लेवल पे सर्च करके और एसडीएम को इन्फॉर्म कर दिया, प्लस जो मेडिकल ऑफिसर है हमारे एरिया के उनको कर दिया। तो मेडिकल इनका जिम्मा है, अब आगे जो एक्शन लेंगे वो करेंगे। इस स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिल्ली की 6 मस्जिदों में निजामुद्दीन मरकज से आए विदेशी मुसलमानों को पनाह देने वाले मौलानाओं का सच दिखाया और यह भी बताया कि पुलिस ने क्या किया है और क्या कर रही है। लेकिन फिक्र यह है कि दिल्ली में ऐसी कितनी मस्जिदें हैं जहां मरकज से आए कोरोना कोरियर्स को पनाह दी गई, क्योंकि हमने आपको सिर्फ जामिया नगर इलाके की 6 मस्जिदों का हाल दिखाया है और अकेले जामिया नगर में ही 41 मस्जिदें हैं जहां कोरोना के संदिग्ध हो सकते हैं। सोचिए यह हाल अगर पूरी दिल्ली का हुआ तो क्या होगा। इसलिए मरकज से आए जमातियों को छुपाने वालों को समझना पड़ेगा कि कोरोना ना हिंदू देख रहा है ना मुसलमान, वो सबके लिए खतरा है। आपने हमारा स्टिंग ऑपरेशन अंडरग्राउंड कोरोना बम देखा। मरकज में हुआ कोरोना कांड सामने आने के बाद यह टीवी 9 भारतवर्ष का दूसरा स्टिंग ऑपरेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि अब दिल्ली की पुलिस और सरकार की नींद खुलेगी और मरकज से भागे जो लोग अलग अलग मस्जिदों में छिपे हुए हैं उनको खोज निकाला जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? वो मौलाना अभी तक गायब है जिसने लोगों के दिलों में जहर भरा। अभी भी लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है, कहां है मरकज का मौलाना साद? मौलाना साद की जुबान बदल गई है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मरकज प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आने वाला था, लेकिन बाद में उसने एक ऑडियो जारी कर दिया। पहले मौलाना साद के इस सबसे नए ऑडियो को सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम,
हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना, और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ ख़ुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद गुफ़िर अल्लाह। बदले बदले से अंदाज नज़र आते हैं। ये मौलाना मोहम्मद साद के बदले सुर हैं। मरकज़ कांड होने से पहले इसी मौलाना ने डॉक्टरों और सरकार के आदेश के खिलाफ जमात में जुटी भीड़ को भड़काया था। मरकज़ कांड के पहले और बाद में कितना बदल गया है मौलाना, आप खुद देख रहे हैं। मौलाना साद ने पहले कहा था कि मस्जिद में जमा होने या जुटने से बीमारी होगी, ये बिल्कुल गलत ख्याल है, लेकिन अब सुर बदल गए। अब वो कह रहा है कि खुद डॉक्टरों की वो क्वारंटाइन सलाह पर और सभी को घरों में रहकर इबादत करने की सलाह दे रहा है। आज जो मौलाना अपने आप को डॉक्टरों की सलाह पर क्वारंटीन बता रहा है, उसने पहले अपनी तकरीर में कहा था कि डॉक्टर की सलाह ना माने ये अल्लाह के खिलाफ है, और अब वो उपदेश दे रहा है कि डॉक्टरों की सलाह माने, सरकार के आदेश का पालन करें। यानी जब खुद पर संकट आया तो मौलाना साद के तेवर ढीले पड़ गए और अपनी ही बात से यू टर्न मार दिया। मौलाना का यू पलटना जमात के उन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए जो अभी भी जगह जगह छिपे हुए हैं। इनको सामने आकर खुद अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि मौलाना जहां कहीं भी हो सामने आए और जो पाप किया है उसका सामना करें। मौलाना की सरपरस्ती में दिल्ली के मरकज़ में जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन जो इंदौर और देश के कई दूसरे शहरों में हुआ वो महापाप है। आप देखेंगे तो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अगर सबसे बड़ा कोई सहारा है तो वो है हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, टेक्निकल स्टाफ। इस वक्त सबने अपने परिवारों से दूर रहकर संकट की घड़ी में देवदूत बनकर मदद कर रहे हैं, संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, लगातार काम करके इस महामारी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि एसेंशियल सर्विसेज यानी सबसे जरूरी सेवा को अहमियत जो है उसकी समझी जाए। लेकिन कुछ लोगों ने तो जैसे इस महामारी की चेन को मजबूत करने का पूरा मन बना लिया। इन लोगों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि इस वक्त स्वास्थ्य कर्मचारी कैसे देवदूत बनकर डटे। कोरोना संक्रमण के बीच डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर करीब 1 महीने से अपने घर नहीं लौटे हैं। नर्स और टेक्निकल स्टाफ भी अपने घर नहीं लौटे हैं। मेडिकल स्टाफ ही सबसे पहले कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आते हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा इसी मेडिकल स्टाफ को है। बावजूद इसके पूरा मेडिकल स्टाफ देवदूत बनकर लगातार संक्रमितों की पहचान और उनका इलाज कर रहा है। मेडिकल स्टाफ की इस सर्विस की वजह से ही कोरोना संक्रमण को सीमित करने में मदद मिल रही है। कोरोना को हराने वाले असली फाइटर भी यही हैं, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की हरकतों की वजह से पूरा देश संकट में खड़ा है। अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको गुस्सा आएगा। उन कोरोना सेनानियों की फिक्र होगी जो पूरे देश की फिक्र में दिन रात का चैन भूल चुके हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर डटे, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर बरसाए गए। ये स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के लक्षण के मद्देनजर एक बुजुर्ग महिला की स्क्रीनिंग करने पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ इन पर पत्थरों से हमला किया बल्कि दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बहुत डरी हुई तो मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मेरे डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए, हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए जोरों। वो अच्छा हुआ और पूरी फोर्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज बच नहीं सकते, पत्थरबाजी करने लगे। ये तस्वीर इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना संक्रमण के बीच देवदूत बने मेडिकल स्टाफ पर हुए हमले की है। भीड़ की शक्ल में लोग जुटते हैं, हमला करते हैं, गालियां देते हैं और मेडिकल स्टाफ अपनी जान बचाकर भागता है, जिसके बाद पुलिस मोर्चा संभालती है, हिंसा पर उतारो भीड़ को समझाती है, हमला करने वालों पर केस दर्ज करती है और गिरफ्तारी भी होती है। चिकित्सा दल के साथ उसमें 2 पुलिस कर्मी भी थे। गए थे तो अचानक एक जगह इस तरह की घटना घटी जिसको पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया। तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके जो उसके मुख्य आरोपी, उसमें जो 4 लोग थे जिनका इस घटना के पीछे मुख्य रोल था,
उन चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें कुछ अन्य लोगों को भी वीडियो फुटेज के माध्यम से पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर इस वक्त देश में नया हॉटस्पॉट है। यहाँ तेजी से कोरोना संक्रमण के केस बढ़े हैं, यानी इंदौर संकट में है। और इस संकट का कारण ऐसे ही जाहिलों की जमात होगी, क्योंकि 15 फरवरी को 4,415 भारतीय विदेश से इंदौर आए थे। इनमें से सिर्फ 401 नागरिक ही इंदौर में रुके हैं। बाकी के 4,014 लोग अलग अलग जिलों में चले गए। लेकिन अब अकेले इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75 हो गई है। इंदौर में करीब 800% की दर से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। ताज़ा हालात में कोरोना संक्रमितों के मामले 6 नए इलाकों से सामने आए हैं, जबकि अब तक इंदौर में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी यात्रा की हिस्ट्री भी नहीं है, इसलिए इंदौर में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग इंसानियत के दुश्मन बनकर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को निशाना बना रहे हैं। जिन लोगों ने यह हरकत की उनके ऊपर अब राज्य और केंद्र सरकार रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की सोच रही है, जिसमें 12 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अब आप खुद सोचिए, इनको सलाम करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग इन्हें दौड़ा रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को सख्त रुख अपनाना चाहिए। कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भुगतना पूरे शहर को पड़ता है। सर्दी जुकाम हो या जरा सा बुखार, यही डॉक्टर उनके काम आते हैं, यही डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। और इस वक्त तो पूरे देश पर कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। फिर इन डॉक्टरों ने, उनसे क्या परेशानी है इनको? टीवी 9 भारतवर्ष के कुछ सवालों से समझिए कि जिन्होंने डॉक्टरों पर हमला किया वो इंसानियत के कितने बड़े दुश्मन हैं। सवाल यह है कि डॉक्टर एक शख्स की स्क्रीनिंग करने पहुंचे थे, तो उन पर हमला क्यों किया गया? क्या लोग अपने साथ, अपने परिवार और दूसरों की जान से नहीं खेल रहे हैं? क्या ये डॉक्टरों के साथ हिंसा करने वालों को डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या हिंसा करने वाले लोग कोरोना संक्रमण की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं? या कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच भी भड़काने वाली राजनीति चल रही है? और अगर चल रही है तो हमारी आपसे अपील है, यह समय न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए संक्रमण का काल। अपने मतभेद, मनमुटाव को अलग रखें और उन डॉक्टरों का सम्मान करें, उन्हें सहयोग दें जो जान बचाने वाले देवदूत की भूमिका निभा रहे हैं। इंदौर की तस्वीरों ने शर्मसार किया, लेकिन भोपाल से आई तस्वीर ने भी हिंदुस्तानियों को इमोशनल कर दिया। जिन लोगों ने इंदौर में शर्मनाक हरकत की है वो डॉक्टर सुधीर डेहरिया को देखेंगे तो उन्हें खुद पर शर्म आएगी। जिस मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की गई, उसी मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर मिसाल बन चुका है। जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपको डॉक्टरों पर गर्व होगा। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल की है और जिस शख्स को आप घर के बाहर बैठा हुआ देख रहे हैं वो है भोपाल जिले के CMHO डॉक्टर सुधीर डेहरिया। पिछले कई दिनों से वो अपनी जिम्मेदारी अस्पताल में रहकर निभा रहे हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। ये तस्वीर उस वक्त ली गई है जब डॉक्टर सुधीर डेहरिया अपने परिवार को देखने घर पहुंचे, लेकिन वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुए क्योंकि वो संक्रमितों के संपर्क में थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके जरिए उनके परिवार में किसी को भी संक्रमण हो। उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाए रखी, घर के बाहर ही वो बैठे, दूर से ही चाय का कप लिया और चाय पीकर वो वापस अस्पताल लौट गए। उनका परिवार भी लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में कैद हो गया। इंदौर में डॉक्टरों पर हुआ हमला कितना गंभीर मामला है, इसे हर किसी को समझना चाहिए। जो हुआ वो इंसानियत के साथ खिलवाड़ है और जिन लोगों ने ये किया वो इंसानियत के दुश्मन है। इंदौर में हुई घटना की मुखालफत मशहूर शायद राहत इंदौरी ने भी की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल रात 12 बजे तक मैं दोस्तों से फोन पर पूछता रहा कि वो घर किसका है जहां डॉक्टर्स पर थूका गया है, ताकि मैं उनके पैर पकड़कर, माथा रगड़कर उनसे कहूं कि खुद पर, अपनी बिरादरी पर, अपने मुल्क व इंसानियत पर रहम खाएं। ये सियासी झगड़ा नहीं बल्कि आसमानी कहर है जिसका मुकाबला हम मिलकर नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। ज्यादा अफसोस मुझे इसलिए हो रहा है कि रानीपुरा मेरा अजीज मोहल्ला है। अलिफ से ये तक मैंने वहीं सीखा है। उस्ताद के साथ मेरी बैठकें वहीं हुई। मैं बुजुर्गों ही नहीं बच्चों के आगे भी दामन फैलाकर भीख मांग रहा हूं कि दुनिया पर रहम करें, डॉक्टर्स का सहयोग करें, इस आसमानी बला को फसाद का नाम ना दें। इंसानी बिरादरी खत्म हो जाएगी। जिंदगी अल्लाह की दी हुई सबसे कीमती नेमत है।
इस तरह कुल्लियों में, गालियों में, मवालियों की तरह इसे गुजारेंगे तो तारीख, और खासकर इंदौर की तारीख, जहां सिर्फ मोहब्बतों की फसलें उपजी हैं, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। ये देखने और सुनने के बाद भी अगर लोगों को अपने किए पर शर्म नहीं आई तो भगवान इनका मालिक है। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही क्यों, पुलिस भी हमारी मदद करने में पीछे नहीं हट रही है। आज पुलिस को फिक्र है आपकी, इसलिए हमें फिक्र है पुलिस की। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो खाकी पर हमला कर रही हैं, लेकिन पुलिस वाले फिर भी अपने फर्ज को निभा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा संकट में डॉक्टर और पुलिस वाले वरदान साबित हो रहे हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां बंगला कॉलोनी में लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची पुलिस पर ही लोगों ने हमला कर दिया। पत्थर चले, गाड़ियां तोड़ी गईं, लेकिन पुलिस ने फिर भी सब्र से काम लिया। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, जहां भीड़ की शक्ल में जुटे लोगों को समझाने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इन लोगों को पुलिस ने कोरोना संक्रमण की गंभीरता समझाई, लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी। लाठी डंडे से पुलिस को पीटा गया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल घायल हो गए। बिहार के मुंगेर में कोरोना संदिग्धों को लेने गई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर भी लोगों ने पथराव कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें डर है कि क्वारंटीन सेंटर में इन्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यूपी के रामपुर के हालात भी ऐसे ही। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों पर पत्थर से हमला हो गया। बिहार के मधुबनी में एक मस्जिद में जांच करने पहुंची पुलिस पर भी आम लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ये जानकारी जुटाने पहुंची थी कि कहीं मस्जिद में कोई ऐसा शख्स ना हो जो विदेश से आया हो और कोरोना संक्रमित हो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी लॉकडाउन का पालन कराने निकली पुलिस की टीम पर हमला हो गया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय युवक घायल हो गया, जिनका इलाज उन्हीं डॉक्टर्स ने किया जिन्हें लोग निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन सख्ती से करना ही होगा। लॉकडाउन मेजर्स का वायलेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है, और इस कॉन्टेक्स्ट में होम सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स और यूटीज को लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटीज और सिटीजन्स के बीच इन कानूनों के प्रावधानों को वाइडली सर्कुलेट करें, जिससे कि हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव हो। सजा जरूरी है, क्योंकि जान हथेली पर रखकर कोरोना से जिंदगी बचाने वालों के साथ ऐसा सलूक तो कोई बददिमाग ही कर सकता है। देश और दुनिया की फिक्र के बाद अब वक्त है आपकी फिक्र करने का आ गया है हमारे खास सेगमेंट फिक्रनामा में। तो अब हम आपको अपने खास सेगमेंट फिक्रनामा में लेके चलते हैं। लॉकडाउन के दौरान आपको सिर्फ कोरोना ही नहीं, कई ऐसे सामाजिक वायरस हैं जिसे खत्म करना है। इस लिहाज से TV9 भारतवर्ष ने एक मुहिम तैयार की है। हालांकि ये बता दें कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन इन दिनों आप घर में हैं और आपके पास वक्त है, तो कोरोना से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने अंदर की दूसरी बीमारियों को खत्म करने पर फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी स्पेशल मुहिम 21 दिन 21 वायरस, जिसे खत्म करने के लिए किसी सरकारी एडवाइजरी की भी जरूरत नहीं, बस अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की जरूरत है। और अब हम जिस खतरनाक वायरस की बात करने जा रहे हैं, उसे तो बस आप अपनी आदतों में मामूली बदलाव करके दूर कर सकते हैं। ये वायरस है घरेलू कामकाज से दूरी और घरेलू काम में जुटी महिलाओं को सम्मान न देने की हमारी सोच। लॉकडाउन के दौरान मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ना होता है और पोछा लगाते समय पीछे हटना होता है। लतीफा लाजवाब है, लुत्फ उठाइए। अकेले अकेले नहीं, अपनी पत्नी, मां, बहन और परिवार की दूसरी महिलाओं के साथ ठहाके लगाइए। क्या उन्हें हंसी नहीं आ रही है? अब बैठकर सोचिए कि आपकी तरह आपके घर की दूसरी महिलाएं इस मजाक पर हंस क्यों नहीं पा रही, क्योंकि ये चुटकुला उनके अस्तित्व पर प्रहार कर रहा है, उनके आत्मसम्मान का, उनकी कर्मठता का, उनके त्याग का भद्दा मजाक उड़ा रहा है। आप ऑफिस में काम करते हैं 10 से 6, 8 घंटा, बहुत हुआ तो 9 घंटा या 10 घंटा, और आपके घर की महिलाएं आपके जागने से पहले जागती हैं, आपके सोने के बाद बिस्तर नसीब होता है उन्हें। आंकड़े इस कड़वी सच्चाई को ज्यादा अच्छी तरह से बयां कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तानी पुरुष औसतन रोज 8 से 9 घंटे काम करता है, जबकि एक हिंदुस्तानी महिला रोज औसतन 16 घंटे काम करती है। और अगर महिला कामकाजी है तो फिर
डबल ड्यूटी, घर का भी काम, ऑफिस का भी काम। अब देखिए पुरुष को उसके 8 घंटे के बदले क्या मिलता है? अच्छी खासी सैलरी, प्रमोशन, बोनस, सामाजिक मान सम्मान और कामकाजी घरेलू महिला को पतियों की तरह ना तो कोई सैलरी, ना कोई पद प्रतिष्ठा, लेकिन शिकायत के ढेर में कोई कमी नहीं है। लाख टके का सवाल, समस्या का समाधान क्या है? आपके अंदर ही है। अपने नजर और नजरिए में बदलाव लाइए। सामंतवादी समाज की सोच को ताक पर रखिए और जुट जाइए इन महानुभाव की तरह बेसन में। बर्तन की तरह अपने दिमाग पर पड़े गर्द को रगड़ रगड़ कर साफ कीजिए। लॉकडाउन के दौरान आपने आधी आबादी का दर्द महसूस कर लिया होगा, अपने घर के कामकाज में भी हाथ बटाया होगा। अब इस अच्छी आदत को आगे भी जारी रखिए और अगली बार कोई ये लतीफा भेजे कि मुझे लॉकडाउन के दौरान पता चला कि झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ना होता है, तो उसे पलट कर पूछिएगा कि जनाब अभी तक किस दुनिया में थे जो इतनी मामूली सी बात आप नहीं जान पाए। रोटी बनाना सीख चुका। हमें उम्मीद है कि 21 दिन 21 वायरस की मुहिम आपको बहुत पसंद आ रही होगी और ये सारे वायरस आपकी जिंदगी से जल्द ही दूर होंगे। अब आपके लिए खबरें पॉजिटिव। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के लिए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सूट बनाना शुरू कर दिया है। जो मटेरियल पैराशूट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उसी से यहां पीपीई सूट तैयार किए जा रहे हैं। डीआरडीओ इस तरह के 20,000 सूट तैयार करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा के पूर्व सांसद अशोक प्रधान ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपए दिए। दरअसल 24 मार्च को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में अशोक प्रधान की बेटी की शादी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण टाल दी गई और शादी घर से ही हुई। शादी समारोह में खर्च होने वाला जो पैसा बचा उसे अशोक प्रधान ने पीएम रिलीफ फंड में जमा करवा दिया। लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस नए नए मिसाल कायम कर रही है। मजलिस पार्क इलाके में झुग्गियों में रहने वाले पाकिस्तान से आए 276 प्रवासी परिवारों को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी विजेता आर्य ने गोद लिया है। डीसीपी और उनकी टीम इनके खाने पीने का इंतजाम कर रही है। और अब जो है सो है दिनेश के साथ। हम थूक धुरंधर रहे हैं, दीवारों की दीवारें रंग देते हैं। सरकारी दफ्तर की सीढ़ियां हो या सिनेमा हॉल का कोना, पान और गुटखे की पीक हम बड़ी उदारता के साथ फेंकते हैं। और यह कला किसी एक तबके तक सीमित नहीं है। किसी बड़े शहर की बड़ी रोड पर सामने जाती बड़ी गाड़ी भी सिग्नल पर रुके, दरवाजा हल्का सा खुले और फिर 1.5 लीटर शॉक सड़क पर बिखेर कर कोई चल दे। हाँ, 1.5 लीटर पता नहीं कैसे बनाते हैं। 1.5 लीटर शॉक कोई बिखेर कर चल दे तो हैरानी कहां होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये ख्याल रखते हैं कि इनके शौक से इनकी गाड़ी गंदी ना हो, लिहाजा शीशा नीचे कर चलती गाड़ी में नहीं बल्कि गाड़ी रोक कर दरवाजा खोलकर नफीस तरीका अपनाते हैं। खैनी, गुटखा, पान, सुरती, ये थूक बहादुर नाना प्रकार के उद्यमों से धरती का कर्ज यत्र तत्र उतारते रहते हैं और थूकू नका, थूकिए नहीं, डोंट स्पिट जैसी यहां वहां लिखी लाइनों पर भी अपनी पिचकारी उतनी ही निडरता और कौशल से चलाते हैं। गुजरे वक्त में तो कहा जाता है कि कई जहां पनाहों के दरबारी न सिर्फ उनके पीछे पीक दान लेकर दौड़ लगाते थे बल्कि तारीफ में कहते थे, वाह साहब क्या निशाना है। कईयों ने यहां आसमान की तरफ मुंह करके थूका है, कईयों ने थूक कर चाटा है। संसद में कई बार काम की जगह थुक्का फजीहत देखी है। उम्मीद ये थी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम एक हैं, कोरोना को हराकर हम अपनी एकता की मिसाल कायम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने जिस तरह हेल्थ वर्कर्स, पुलिस और डॉक्टर्स पर हमला बोला और थूका है, उसने हम सबको शर्म के गड्ढों में गाड़ दिया है। क्या किसी भी सूरत में इन्हें इंसान कहा जा सकता है? मैं तो ऐसे लोगों पर थूकता भी नहीं। हाँ, इनकी मानसिकता पर थू जरूर है, क्योंकि जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।